लिंक ने एक नाटक लिखा ब्लूबर्ड, उसका हिंदी अनुवाद किया नीलपंछी के नाम से। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के वो विभागाध्यक्ष बने और बाद में अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, एक डिक्शनरी बनाई अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, और बाइबल का अनुवाद हिंदी में किया। वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए, चले गए, 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, अर्थात 18 अगस्त 1982, और जन्म हुआ 1909 में। देखिए 1909 से 1982 फादर कामिल बुल्के का जीवन काल रहा और इस जीवन काल में 47 वर्ष वो भारत में रहे और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर गए। फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, अर्थात प्रश्न बन सकता है कैसे, पंक्ति की व्याख्या कीजिए। संकल्प से सन्यासी कैसे थे और मन से सन्यासी नहीं थे कैसे। संकल्प से सन्यासी होने का मतलब यहाँ पर यह है कि वे संकल्प करते थे कि मुझे देश को, समाज को, आदि को उत्थान की प्रगति और मानवता को आदि को उत्थान की ओर ले जाना है, ये संकल्प उनका था। और वे ऐसे सन्यासी नहीं थे कि सांसारिकता से उन्हें वैराग्य हो गया है, संसार से उन्हें कोई मतलब नहीं है, संसार को सुधारने के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। तो हम कह सकते हैं कि मन से सन्यासी नहीं थे, संकल्प सन्यासी थे। रिश्ता बनाते थे, तोड़ते नहीं थे, 10 साल बाद भी उनकी गंध महसूस करते थे, दिल्ली आते जरूर मिलते। और ऐसा कौन साधु करता है जो किसी से मिलता है या संसार के भले के रूप में कार्य करता है, इस कारण वो संकल्प से सन्यासी थे। और उनके बारे में लेखक ने बताया है आगे कि आज वे नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, जब देखा तो दोनों बाहें सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी, जो शांति स्थिति व चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। यह कब की बात है? 18 अगस्त 1982 की बात है, सुबह 10 बजे का समय। और यहाँ दिल्ली के निकट कब्रगाह में जो माहौल है वो ये है। और वहाँ उपस्थित कौन कौन है? मसीह समुदाय के बहुत से लोग हैं, पादरीगण हैं, और इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यपाल है, डॉक्टर रघुवंश जी हैं, ये सभी वहाँ मौजूद है। यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है कि राष्ट्रभाषा के रूप में वो हिंदी को देखना चाहते थे, इसकी तकलीफ भी वो बयान करते थे, इसके लिए काटे तक भी देते थे और इसके लिए उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें दुख करते पाया है। इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। इसी बीच लेखक ने बताया है कि सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अंतिम संस्कार रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा होता है, मसीही विधि से होता है। और सेंट जेवियर्स कॉलेज के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, प्रश्न बन सकता है कि क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। और उसके बाद लेखक ने अंतिम जो प्रश्न बन सकता है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के समान है कैसे, अर्थात लेखक ने कहा कि विदेशी व्यक्ति था, बेल्जियम में जन्मा था, भारत में अपना जीवन जिया और शायद ही फादर कामिल बुल्के ने कभी सोचा होगा कि जब उनकी मृत्यु होगी तो उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, मगर उस दिन उनकी मृत्यु पर रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। लेखक ने कहा कि मैं किन किन का नाम लिखूं, अगर मैं नाम लिखूंगा तो वो क्या है, स्याही को खराब करने के समान है। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, कागज खराब करना है, स्याही खराब करनी है। इसलिए अर्थात इसका मतलब है कि वहां उपस्थित हर मनुष्य जन समुदाय उदास था, हताश था, निराश था और दुख के आंसू निकल रहे थे। इस प्रकार लेखक ने यह संस्मरण लिखा है कि वो हम सबसे अधिक छायादार थे, सबसे अधिक फल फूल वाले थे, सबसे अधिक गंध से भरे थे, सबसे अलग थे, सबके होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की वह दिव्य चमक में लहलाता व्यक्तित्व सदैव के लिए हमें छोड़कर चला गया, जिसकी स्मृति हम सब के निकट है, निकट रहेगी। वो एक पवित्र आंच की तरह है जो सदैव बनी रहेगी। और लेखक उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत है, अर्थात श्रद्धा से सिर झुकाए हुए। इस प्रकार फादर कामिल बुल्के पर ये लेखक का संस्मरण है। जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से भी बन सकते हैं, कुछ 2-4 प्रश्न अगर हम निकालें तो ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, रेखा चित्र लिखिए, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना के समान क्यों है, उदास शांत संगीत सुनने की तरह क्यों है, भारत आने का मन उन्होंने क्यों बनाया होगा, और रेम्स चैपल के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया है, परिवार के बारे में क्या क्या बताया है, ये तमाम प्रश्न बन सकते हैं। उनको हमें विस्तार से पढ़ते रहना है। बात करते हैं मनु भंडारी। मनु भंडारी की रचना का नाम है हमारे पाठ्यक्रम में एक कहानी यह भी। प्रस्तुत पाठ की विधा है आत्मकथ्य, अर्थात ये एक आत्मकथ्य है। और
मनु भंडारी का कोई बड़ा आत्मकथात्मक रूप अभी सामने नहीं आया है रचना के रूप में, और हाल ही में ये रचना आई है। तो मनु भंडारी ने अपने पूरे जीवन को इस आत्मकथ्य में रखा है और बहुत ही शॉर्ट में अपन इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेखिका क्या कहती है, जन्म तो मध्य प्रदेश के मानपुरा में होता है। यादव का सिलसिला होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से। ब्रह्मपुरी मोहल्ले में उनका 2 मंजिला मकान है, जिसके ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। प्रश्न बन सकता है कि पिताजी के साम्राज्य की बात क्यों की है, क्योंकि वहां जाना उन बच्चों के लिए, अर्थात लेखिका के भाई बहनों के लिए और माताजी सबके लिए, परिवार के लोगों के लिए वहां जाना तकरीबन मना था। और वहां पिताजी अकेले रहते थे, जो अव्यवस्थित ढंग से फले पत्र पत्रिकाओं या पुस्तकों के बीच में, अखबारों के बीच में या तो कुछ पढ़ते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। और वहां पर राजनीतिज्ञ लोगों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए वहां पिताजी का साम्राज्य था। इसके बाद पिता के ठीक विपरीत व्यक्तित्व वाली बेपढ़ी लिखी माँ को व्यक्तित्व विहीन बताया है। व्यक्तित्व विहीन क्या कोई माँ हो सकती है? क्यों बताया है प्रश्न बने, तो लेखिका ने इसलिए बताया है कि वह पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य समझती थी। इसलिए बताया है कि हमारी हर उचित और अनुचित फरमाइश को करना वो अपना कर्तव्य समझती थी। उसने परिवार से कभी भी कुछ नहीं चाहा, परिवार को हमेशा दिया ही दिया। उनकी ये सोच थी, पिताजी से वो थोड़ा डरती थी। तो इन सभी विशेषताओं के आधार पर उन्होंने अपनी माँ को व्यक्तित्व ही विहीन बताया है, मगर ऐसा है नहीं। उसके बाद लेखिका ने बताया है कि उन दिनों वे कांग्रेस के सदस्य थे, अपने घर पर 8-10 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और ऊंचे ऊंचे पदों तक बाद में विद्यार्थी पहुंचे थे। ये उनके खुशहाली के दिन थे। और लेकिन एक तरफ पिताजी बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। ये सब बातें, यहाँ से यहाँ तक की बातें लोगों से लेखिका ने सुनी है। लेखिका ने जब अपने पिताजी को देखा था, नजदीक से जानने का प्रयास किया, तो लेखिका को लगा कि वे भग्नावशेषों को ढोते पीता है, अर्थात टूटे फूटे विशेषताएं उनकी, कोई विशेषताओं में ज्यादा दम वाली बात नहीं है कि वे अपने संकल्प पर अडिग हों, ऐसी कोई बात नहीं है। वे कभी न कभी अवसर के अनुसार कार्य करने वाले भी दिखाई देते हैं। और एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण उन्हें इंदौर से अजमेर आना पड़ा। और वो आर्थिक झटका क्या था? परिवार वालों द्वारा और अपने ही लोगों द्वारा उनके साथ विश्वासघात करना, ये एक आर्थिक झटके के रूप में दिखाया गया पाठ में। और लेकिन उनका विस्फारित अहम उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम, अर्थात अच्छी सुविधाओं के साथ ही जीना उनके जीवन का उद्देश्य था। कम इच्छाओं के साथ वे अपने जीवन को नहीं जीने चाहते थे। ये उनकी कमजोरी यहाँ लेखिका ने उजागर की है। लेखिका ने बताया है कि मैंने अपने माता पिता के बारे में क्यों बताया है। प्रश्न भी बन सकता है कि अपने आत्मकथ्य की शुरुआत में लेखिका ने अपने माता और पिता दोनों का वर्णन क्यों किया गया? पिता ऐसे थे, माता ऐसी थी। इसलिए कहा है कि लेखिका स्वयं जानना चाहती है कि उनके व्यक्तित्व में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो उन्होंने अपनी माता से सीखी हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनके पिता से सीखी हैं, और ऐसी कौन सी बातें हैं कि वे उन दोनों से सीखना भी नहीं चाहती। इसलिए उनके व्यक्तित्व का तना बना कैसा बना हुआ है, ये जानने का प्रयास वो कर रही है अपनी माता पिता के जीवन के माध्यम से। ये कौन सी खूबियां ली है मैंने और कौन सी कमियां उनके जीवन में आई है। अपने परिवार के बारे में प्रकाश डालते हुए लेखिका कहती है कि उनकी बड़ी बहन का नाम सुशीला था, जो उनसे 2 वर्ष बड़ी थी। और साथ ही साथ सुशीला और लेखिका की तुलना उनके पिताजी करते रहते थे। बात बात में सुशीला को वे उनसे अच्छा बताते थे, सुंदर बताते थे, और नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा में उन्हें अच्छा बताते थे। और लेखिका ने कहा है, प्रश्न बन सकता है कि बात बात में सुशीला और लेखिका की तुलना करना लेखिका के आगे आगामी जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब लेखिका एक देश की बहुत बड़ी साहित्यकार बन चुकी होती है, एक उपन्यासकार बन चुकी होती है, और कोई भी एक समारोह में, किसी भी समारोह में लेखिका की कोई प्रशंसा करता है, तो लेखिका ने कहा है कि न केवल मैं धरती में गड़ने को हो आती हूँ, बल्कि कहीं कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं कहीं संकोच से सिमटी जा रही हूँ। तो इस प्रकार से बताया, अर्थात लेखिका कभी भी अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि बचपन में लेखिका हीन ग्रंथि की शिकार हुई थी पिताजी द्वारा, और पिताजी ने उनको कभी भी सराहा नहीं था और हर बात पर सुशीला से कमतर ही वे बताते थे। ये इस प्रकार से आपका उत्तर बन सकता है। उसके बाद पिता के ठीक विपरीत स्वभाव वाली है उनकी माँ, जो जाति से कहीं ज्यादा धैर्य उनमें बताया गया है, सहन शक्ति बताई गई है, और पिताजी की जाति को अपना प्राप्य समझती है, बच्चों की उचित फरमाइश को जिद को अपना फर्ज समझती है। और साथ ही साथ ये सभी बातों पर मैंने प्रकाश डाल दिया है जो उनकी माँ की
विशेषताएं हैं। 5 बहनों में सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय उस लेखिका की उम्र 7 साल की होती है। धुंधले से यादें उन्हें आती हैं। और बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन से खेल खेले हैं। सतोलियां है, लंगड़ी टांग है, पकड़म पकड़ाई है, काली टिल्लो है, गुडे गुडियों के ब्याह है। ये तमाम खेल उन्होंने खेले हैं। और साथ ही यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। जैसे ये प्रश्न बन सकता है कि इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, कितना असहाय और कितना असुरक्षित बना दिया है। पड़ोस कल्चर अर्थात महानगरीय जीवन पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए महानगरीय जीवन को ग्रामीण जीवन से कमतर करते हुए बताया है कि आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति में इतना अलग हो चुके हैं कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। और जहां हमारा पूरा गांव ही, पूरा मोहल्ला ही घर हुआ करता था, वहां आज हम पड़ोस कल्चर से भी विच्छिन्न हो गए, अलग हो गए हैं। अर्थात हमें पड़ोसी से भी कोई मतलब नहीं है। ये थोड़ा लेखिका को ने यहाँ पर दर्द महसूस हुआ है। उसके बाद में आगे बताया कि 1944 में सुशीला की क्या योग्यता हो जाती है। उम्र में वो 16 वर्ष और शिक्षा मैट्रिक। और उस वक्त यही थी, अगर ये दोनों में से कोई एक हो गया है तो उसका विवाह हो जाता था। विवाह करके वो कोलकाता चली जाती है और आगे पढ़ाई के लिए बड़े भाई वो बाहर चले जाते हैं। और इसके बाद में पहली बार लेखिका घर पर अकेली होती है तो उन्हें अपने वजूद का, थोड़ा अपने अस्तित्व का एहसास होता है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। प्रश्न बन सकता है कि लेखिका का पिताजी पर ध्यान पहली बार कब केंद्रित हुआ। जब उनकी बड़ी बहन सुशीला, 2 साल बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन का विवाह हुआ तो लेखिका की उम्र 7 वर्ष थी। तो 2 वर्ष बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो जाता है। उनके भाई बहन पढ़ने के लिए चले जाते हैं। लेखिका अकेली घर पर बसती है, तब पिताजी का ध्यान केंद्रित होता है। रसोई को वे पिताजी बटियार खाना करते थे। बटियार खाना का अर्थ है सभी लोगों द्वारा बनाए जाने वाले खाने के स्थान को कहते हैं। और क्योंकि लेखिका के पिताजी का मानना था कि वहां आप अपनी प्रतिभा को आज के हवाले कर सकते हैं, आपको अपनी प्रतिभा दिखानी है। और हालांकि लेखिका की नजर में ये गलत है, लेकिन पिताजी का मानना था। तो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन प्रगति पर था। 1942 का राष्ट्रीय जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस दौर की अपन चर्चा करते हैं। और कुछ जब आत्मकथ्य आगे बढ़ता तो लेखिका ने बताया कि 10वीं क्लास तक आलम ये था, दशा ये थी कि बिना किसी खास समझ से के घर में होने वाली बहस को सुनती थी, बिना चुनाव के लिए पुस्तकें पढ़ा करती थी। 45 में जैसे 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई तो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय होता है। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में, जहाँ से मैंने क अर्थात वर्णमाला क सीखा, और उसके 1 साल पहले वो कॉलेज बना था, तो वहां वो नियुक्त हुई थी। और शीला अग्रवाल ने किया क्या? शीला अग्रवाल ने लेखिका की साहित्यिक दायरा बढ़ाया और मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला और पढ़ी हुई पुस्तकों पर बहस की। और उसके बाद में लेखिका की दुनिया जो मात्र शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद तक थी, वो दुनिया कहाँ तक चली जाती है? जैनेन्द्र तक, अज्ञेय तक, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल जाती है, फैलती चली जाती है। फिर ऐसे में लेखिका क्या पढ़ती है? अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी, जैनेन्द्र का उपन्यास सुनीता, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास पढ़ती है चित्रलेखा, और अज्ञेय का उपन्यास नदी के द्वीप, ये सब वो पढ़ती है। और जैनेन्द्र का उपन्यास त्यागपत्र, ये सभी पढ़ती हैं। इन सभी उपन्यासों पर बहस होती है, बातचीत होती है, गलत सच और सही की बात होती है, नैतिक और अनैतिकता की बात होती है। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठ के पिताजी ने जो देश की स्थिति को जानने समझने का सिलसिला शुरू किया था, उसको अर्थात जीवन में सक्रिय भागीदारी में बदल दिया शीला अग्रवाल ने। और अब लेखिका है वो घर पर भी और बाहर भी, दोनों जगह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ चुकी है, युवा भी थी। और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने लोगों में बहते खून को लावे बदल दिया। और अब परिणाम क्या होता है कि एक बाउंडर शहर में मचा हुआ है और एक घर में। पिताजी का आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में लोगों के बीच में उठो बैठो जानो समझो और हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़ताल करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। ये पिताजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। और इसी कारण ये कहा है कि अंतर विरोध के बीच में जीती थी। पिताजी और लेखिका के बीच में बहुत से झगड़े अर्थात अंतर विरोध था। उनके पिताजी चाहते थे कि वे मात्र ज्ञान ही रखे कि देश में क्या कुछ हो रहा है, मगर वो मात्र जानकारी रखकर ही आगे नहीं बढ़ने वाली थी, बल्कि जानकारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने में विश्वास करती थी। अर्थात मात्र सैद्धांतिक नहीं थी, व्यवहारिक थी। अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उनको उतारना चाहती थी, जो कि पिताजी को मंजूर नहीं था। तो ये अंतर विरोध यहाँ झलके हैं। लेखिका ने अपने पिताजी की क्या कमजोरी बताई है? प्रश्न आए तो यश कामना अर्थात प्रसिद्धि की इच्छा होना,
बल्कि ये कहना कि यश की लालसा, इच्छा ही नहीं, लालसा, लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की दूरी था ये सिद्धांत कि व्यक्ति को हमेशा विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, वीआईपी बनकर जीना चाहिए व्यक्ति को, ये उनके जीवन का सिद्धांत था। और कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसी चलते में 2 एक बार उनकी कॉपी से भी बच गई थी। का मतलब क्या है कि अर्थात जब कभी वो लेट आती है, जब कभी वो आंदोलन करती है, जब कॉलेज के प्राचार्य का पत्र आता है, तो वे बच गई थी कि लड़की कुछ विशेष बनकर जी रही है। और इसी क्रम में कॉलेज के प्रिंसिपल के पत्र की चर्चा हो गई है, अपन को पता ही है। और ये सब बातें हैं। उसके बाद में पाठ है वो अपने अंतिम पड़ाव पर आता है। घटना और आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूल, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का बहुत बड़ा दल है, वो हड़तालें करवा रहा था और पूरा विद्यार्थी वर्ग अजमेर के चौपड़ पर इकट्ठा था। ये काम होता है, लेखिका भाषण देती है और हड़ताल करवाती है, नारेबाजी करती है, दुकानें बंद करवाती है। और इसके बाद में लेखिका के पिताजी के एक मित्र ने और लेखिका की शिकायत वो करते हैं और उसके बाद में वो कहते हैं कि मनु को आप घर से बाहर निकलना बंद करो। और जब वो ऐसा कुछ करते हैं तो थोड़ी देर बाद में पिताजी के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी वहां जाते हैं। और उसके बाद में लेखिका जब घर में प्रवेश करती है तो वो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं और कहते हैं कि चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते हैं सीता भंडारी जी को बधाई देने चला आया और रियली प्राउड ऑफ यू। और भंडारी जी आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, दुआदार तारीफ करते हैं। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे घरों में चल जाता है और भीतर जाने पर पता चला कि दोपहर जो व्यक्ति आए थे, संकुचित विचारधारा के व्यक्ति, वो तो कुछ और ही बता रहे थे, अम्बालाल जी कुछ और ही बता रहे हैं। और यही अंतर्विरोध की बात है। अर्थात पिताजी वो अपने प्रकार के अपने अंदर ही विरोध के बीच जीवन जीते थे। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो मेरी उम्र थी, क्या मेरा भाषण था। अम्बालाल जी के बारे में बताया और सामान्य बात है। इसके बाद शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 आपको पता ही है, भारत की स्वतंत्रता का दिन। और इस दिन के सामने कॉलेज में थर्ड ईयर क्लास की खुशी, थर्ड ईयर क्लास खुलने की खुशी है वो कमजोर पड़ जाती है। इस प्रकार लेखिका ने अपने आत्मकथ्य में अपने माता पिता, भाई बहन, कॉलेज के दिन, स्कूल के दिन, शीला अग्रवाल का उनके जीवन को बदलने में योगदान, अलावा इसके डॉक्टर अम्बालाल जी का उनके प्रति क्या सोच और राष्ट्रीय आंदोलन में लेखिका की किस प्रकार की भूमिका रही थी, पूरे विस्तार के साथ लेखिका ने लिखा है। प्रश्न बन सकते हैं, अध्यापक छात्रों के चरित्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शीला अग्रवाल के उदाहरण के साथ आपको इस उत्तर की पुष्टि करनी है। माँ में भी विशेषताएं होते हुए भी लेखिका अपने माँ के लिए आदर्श क्यों नहीं बन सकी, बहुत काम का प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। माँ की विशेषता क्या थी कि वे पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य समझती, बच्चों की उचित और अनुचित फरमाइश को वे अपना कर्तव्य समझा करती थी। परिवार से उन्होंने कभी कोई इच्छा नहीं जाहिर की, परिवार को दिया ही दिया। बावजूद इसके ये लेखिका के आदर्श क्यों नहीं बन सके, क्योंकि लेखिका के लिए ये आदर्श नहीं है बल्कि अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को सही तरीके से न समझने के कारण है, इसलिए ये उनके आदर्श नहीं बन सके। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको पूर्ण तैयारी के साथ इस पाठ को पढ़ते रहना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अंतिम पाठ, नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। ये पाठ एक व्यक्ति चित्र है। पाठ की विधा क्या है, व्यक्ति चित्र है और ये केंद्रित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अर्थात देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक, जो भारत रत्न जिन्हें मिला है, पद्म भूषण जिन्हें मिला है और विश्व के अनेक विश्वविद्यालय से जिन्हें शहनाई के क्षेत्र में मानद उपाधि मिली है, उन पर आधारित है। और लेखक ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के प्रारंभिक जीवन अर्थात बचपन पर प्रकाश डालते हुए पाठ की शुरुआत की है कि 1916 से 1922 के आसपास की काशी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की उम्र 6 साल की होती है और उनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन होता है। उनके बड़े भाई शमसुद्दीन का जो है उनकी उम्र 9 वर्ष होती है। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किसको कहते हैं। और उनके मामा है दोस्त जिनका नाम है सादिक हुसैन और अली बख्श खां, और ये दोनों देश के शहनाई वादक हैं, चर्चित शहनाई वादक हैं। और अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किसका नाम है इसके, और वे बात पर कभी राग मुल्तानी, कभी राग कल्याण, कभी राग ललित, कभी राग भैरव आदि बोलते रहते हैं।
अमीरुद्दीन के बचपन के बारे में बताया है कि उनका जन्म बिहार के डुमराव के संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। डुमराव का इतिहास में क्या स्थान है, ये बताया है कि कोई और दूसरा स्थान हो या नहीं हो, लेकिन डुमराव और शहनाई एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है, इसके साथ शहनाई को फूका जाता है। रीड अंदर कट से बनाई जाती है। डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे प्रिय पाई जाती है और डुमराव जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जी जो हम किस्म के प्रिय हैं अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब है और इनका जन्म डुमराव में हुआ है। इनके परदादा उस्ताद सरदार हुसैन खां, नाम याद रखना है। परदादा का नाम उस्ताद सरदार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिटने के छोटे साहब। धीरे धीरे बालक अमीरुद्दीन बड़ा होता है, उम्र 14 साल की होती है, अर्थात वही काशी है। काशी में वही पुराना बालाजी का मंदिर है जहाँ उनके मामा उनके नाना शहनाई में जाते हैं। बिस्मिल्लाह खान नौबत खान में रियाज करने जाते हैं, अर्थात अभ्यास करने जाते हैं और अभ्यास करने का वो रास्ता बालाजी मंदिर तक जाने का है। वो रास्ता रसूलन भाई और बतलन भाई के यहाँ से होकर गुजरता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये दोनों गायिका बहनें, शास्त्रीय गायिका बहनें हैं और उस्ताद ने स्वीकार किया अपने अनेक साक्षात्कारों में, इंटरव्यूज में, कि संगीत रूपी स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन भाई और बतलन भाई ने उकेरी है। और वैदिक इतिहास में शहनाई के उल्लेख पर प्रकाश डाला कि शहनाई शब्द बना किससे है। शहनाई को सायने अर्थात सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि मिली है। 16वीं शताब्दी उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रचित बंदिश जो राग संगीत राग कलम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, सरंगी, मुर्शंग आदि वर्ण है। ये सभी जो वाद्य यंत्र है शहनाई, मुरली, वंशी, सरंगी, ये सुशील वाद्य के अंतर्गत माने जाते हैं। जिस प्रकार उत्तर भारत का मंगल वाद्य यंत्र है शहनाई है, उसी प्रकार दक्षिण भारत का मंगल वाद्य यंत्र कौन सा है? नागस्वरम। और इसी शहनाई के बादशाह हैं कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो लगातार 80 वर्ष से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 वर्ष की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च आती है और इसके लिए वो लाखों सजदे करते हैं और सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। नमाज के बाद सजदे में कहते हैं, मेरे मालिक, हे मेरे मौला, सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा करके आंखों से सच्चे मोती की तरह नगर आंसू निकल आए। अर्थात प्रश्न बन सकता है कि स्पष्ट करे कि शहनाई वादन के अनन्य भक्त थे या वे कला के अनन्य उपासक थे। ये चीजें अगर आए ऐसा प्रश्न तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिसे एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है उसका आपको पता है, मुहर्रम है। और मुहर्रम के दिनों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, वो शहनाई नहीं बजाते हैं क्योंकि शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं, इस कारण वे बजाते नहीं हैं। और मुहर्रम की 8वीं तारीख को वो शहनाई बजाते हैं और जब मुहर्रम बीत जाता है तो एक कलाकार का सहज मानवीय रूप हमारे सामने आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक बड़े कलाकार थे और उनका मानवीय रूप त्योहारों पर नजर आता था। मुहर्रम की गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं और प्रश्न आ सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जवानी के दिनों पर प्रकाश डालिए। तो ये